नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डीके करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं एम लक्ष्मीकांत। तो इसमें आज जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं वह हमारा टॉपिक रहेगा कि भारतीय संविधान, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें क्या होता है, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1948 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली ने ये बात कही कि आप जो गुलामी से जूझ रहे हैं, तो 30 जून 1948 को हमारा जो शासन है वो भारत से समाप्त हो जाएगा और ये शासन आप अब संभालेंगे। फिर इसके बाद सत्ता का उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया। ये जो पाकिस्तान है ना, ये जो खुरापातें करता रहता है, ये आज से ही थोड़ी ही है, ये तो पहले से ही लगा आ रहा है। देखो, उधर भारत के स्वतंत्रता की तैयारियां चल रही हैं और इधर ये पाकिस्तान है, मुस्लिम लीग, इसने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो जो इन्हें स्वीकार कर लेंगे उन पर ये लागू हो जाएगा और जो इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे उन पर ये लागू नहीं होगा। ये बात इन्होंने कही। फिर 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। जब विभाजन की बात आई तो मुस्लिम लीग ने इसमें सहमति जाहिर कर दी। इस अधिनियम को 1947 बनाकर उसे लागू किया गया। विशेषताएं क्या हैं इस अधिनियम की? ये जो हम पढ़ रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तो इसमें पहली जो विशेषता है वह है कि इसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर, जो राज शासन है, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। जो लोग ये सीखते हैं कि लीज पर लिया गया है, ये भारत की 99 साल के लिए है, तो उनके लिए ये लाइन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र और स्वयं प्रभु, ये जो स्वतंत्र है यानी कि तुम पे किसी भी प्रकार का भारतीयों पर ना बाहरी ना आंतरिक कोई भी दबाव नहीं रहेगा, और स्वयं प्रभु, तुम अपने आप में स्वयं प्रभु, संप्रभु या स्वयं प्रभु का मतलब होता है तुम अपने निर्णय आंतरिक और बाहरी लेने के लिए स्वतंत्र हो, चाहे कुछ करो तुम। ये बात इसने कही। दूसरा पॉइंट है इसमें कि इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमेनियो संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। यानी कि जो ब्रिटिश का जो राष्ट्रमंडल है, कई देश उसमें गुलाम थे, तो उसमें से अलग होने के लिए 2 डोमेनियन बनाए। इसमें एक था राष्ट्र भारत और दूसरा था पाकिस्तान, तो इनका निर्माण या सृजन इसमें हुआ। तीसरे नंबर पे है, इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियनों राज्यों पर गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इस पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। ये बात इसमें कही कि हम जो बना रहे हैं तो इसके स्थान 2 डोमिनियन, 2 राज्यों के गवर्नर जनरल का जो पद का सृजन करेंगे, जिसमें नियुक्ति नए राष्ट्र के कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन का जो ताज है, जो क्राउन है, वो करेगा। ब्रिटेन सरकार का इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी, न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहेगा। चौथे नंबर पे क्या कहता है अधिनियम?
चौथे नंबर पर है, इसमें दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभा को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दे गई कि चाहे तुम अपना अलग संविधान बना लो, चाहे किसी के देश का जो उधार का संविधान है आप उसे ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये इन्हें शक्ति निर्णय इन्हें दे दिए गए, इन्हें पावर दे दी गई भारतीयों को। सभाओं को ये भी शक्ति दी गई कि किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। अब समझो बात, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक चाल यहाँ पर फिर चल रहे हैं ये अंग्रेज कि आपको ये भी हम शक्ति प्रदान करते हैं कि संविधान अपनाने की शक्ति तो है ही, और इस सभा को, संविधान सभा को ये भी शक्ति दी गई कि किसी भी ब्रिटिश कानून, जितने भी ब्रिटिश के कानून हैं उन सबको चाहे तो आप समाप्त कर दो और चाहे उन्हें एज इट अपना लो। यहाँ तक कि स्वतंत्रता का जो अधिनियम भी निरस्त करने का अधिकार, कि जो ब्रिटिश शासन है वो आपके लिए स्वतंत्रता का अधिकार तो दे ही रहा है, अगर चाहो तो आप इसके लिए भी निरस्त कर सकते हो। गुलाम बनना चाहो तो गुलाम भी बन दो, यानी कि गुलामी को दूर भी कर रहे हैं और एक पॉइंट ये भी डाल रहे हैं, जाते जाते मन तब भी नहीं भरा। नेक्स्ट है, दोनों डोमिनियन राज्यों का संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की गई कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती है। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कि कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन पर तब तक लागू होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेते। ये कहा कि ये जो हमारा डोमिनियन है ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों पे तब तक हम लागू कर रहे हैं जब तक तुम अपना एक अलग से नीति कानून ना बना लो, ये बात कही। छठे नंबर पे ये कह रहे हैं कि इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया और इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मुस्लिमों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। जो भी इनके सचिव का पद था वो समाप्त कर दिया, जो शक्तियां राष्ट्रमंडल मामले के जो राज्य हैं उन सचिवों को हस्तांतरित कर दी या स्थानांतरित कर दी। 7वें नंबर पर इसमें 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता जो थी उसकी समाप्ति हो गई, इसकी घोषणा कर दी गई। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। जो आदिवासी हैं उनको लिए भी चाहे पाकिस्तान चलाए या हिंदुस्तान चलाए, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, ये बात इन्होंने कही। 7वें नंबर पर ये कह रहे हैं कि इसमें भारतीय रियासतों को ये स्वतंत्रता दे दी गई, चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकता है या स्वतंत्र रह सकता है। कि पाकिस्तान और भारत, ये तो बात जिन्ना ने कही कि हमारे लिए अलग राष्ट्र चाहिए, लेकिन अंग्रेज ये बात कह रहे थे कि चाहो तो तुम एक राष्ट्र बन के रह सकते हो, चाहे अपना अलग अलग विभाजन करके अलग अलग राष्ट्र बना लो। फिर आगे ये अधिनियम क्या कहता है, इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने और भारत शासन अधिनियम 1935 तक के तहत उसकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों ने इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। कहा अगर चाहो तो 1935 तक हम जो चला रहे हैं दोनों डोमिनियन पाकिस्तान और भारत, इन दोनों को हम चलाते रहें, और चाहे तो आप अपने अलग अलग अपने हिसाब से कानून बना लो, उस हिसाब से चलाओ। फिर 7वें नंबर पर क्या चीज़ निकल के आती है वो समझेंगे। सातवें नंबर पर जो चीज़ निकल के आ रही है वो ये है, अधिकार था 10वें नंबर पर कि इसमें ब्रिटिश शासन को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया। कि जो ब्रिटिश शासन को विधेयकों पर जो मताधिकार है उन्हें स्वीकृत करने का अधिकार वंचित कर दिया। पहले जो है इनके अधीन था,
लेकिन ब्रिटिश शासन के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। वो स्वीकार कर सकता है, लेकिन विधेयकों पर मताधिकार नहीं दे सकता। इससे ये अलग कर दिया, वंचित कर दिया। नेक्स्ट है 11वें नंबर पर कि इस भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों का मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता है। इसके अंतर्गत जो गवर्नर जनरल है उन्हें प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक जो प्रमुख नियुक्त किया गया था। इसमें सभी मामलों पर राज्यों को जो मंत्रिपरिषद हैं उनकी चाहे तो परामर्श करने का कार्य कर सकते हैं। इसमें शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया और इसमें भारत के जो राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर और 15 अगस्त 1947 से पूर्व सचिव सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रहीं जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। मामला ये है कि राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवकों की जो नियुक्तियां थीं और जो पद का आरक्षण था, इस प्रणाली को इन्होंने जड़ से समाप्त कर दिया और 15 अगस्त 1947 से पहले सिविल सेवा के जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, वही सुविधाएं मिलती रहीं जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। कोई उन्हें नया कुछ नहीं दिया गया। इस अधिनियम में 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। समस्त तख्तियाँ दो नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 जो मध्यरात्रि में भारत में ब्रिटिश शासन का तो अंत हो गया और जितनी भी शक्तियाँ थी अंग्रेज़ों की वो सब पाकिस्तान और भारत को उन्होंने दे दी। यानी कि 14 अगस्त को पाकिस्तान को और 15 अगस्त को भारत को। नया क्या चीज़ था? नया ये था कि लॉर्ड माउंटबेटन ने नए डोमिनियन जो भारत के प्रथम गवर्नर जो थे वो उन्हें बना दिया गया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई और 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अब सवाल कैसे बनते हैं ये चीज़ हम समझेंगे। सवाल ऐसे बनेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, इसमें 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली ने जो घोषणा की थी वो ऐसे पूछेगा सवाल कि प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली ने घोषणा किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत की? तो हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। वह पूछ सकता है कि 30 जून 1948 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा, ये बात किस अधिनियम में पूछी गई? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पूछ लेगा। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू होगा या नहीं होगा को स्वीकार करेंगे या नहीं। ये बात किस अधिनियम में कही गई? तो ये बात कही गई भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। तो ये कौन सा हमारा अधिनियम है ये बताएं? तो हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। विशेषताएं वो पूछ सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसके लिए स्वतंत्र और संपूर्ण राष्ट्र घोषित किया गया या नहीं, ऐसे सवाल पूछ सकता है। वो सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्वयंप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किस भारत स्वशासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो वो हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सवाल पूछ सकता है कि
वायसराय का पद समाप्त कौन से अधिनियम में किया गया? तो वो हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऐसे भी पूछ सकता है कि ब्रिटेन के ताज को कैबिनेट की सिफारिश करने का जो मत था वो किस अधिनियम के अंतर्गत था? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। वो सवाल ऐसे पूछ सकता है कि दोनों डोमिनियन यानी कि पाकिस्तान और भारत की संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उन्हें किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति कौन से अधिनियम के अंतर्गत दी गई? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत ये शक्ति उन्हें प्रदान की गई। पूछ लेगा कि दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं में ये शक्ति प्रदान की गई कि नए संविधान का निर्माण और क्रियान्वित होने तक वे अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभाएं बना सकते हैं या नहीं? यदि हाँ तो कौन सा वो अधिनियम है? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 15 अगस्त 1947 को के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वे दोनों डोमिनियन इस अधिनियम को मानने के लिए कानून नहीं बना लेते। तो ये बात किस अधिनियम में कही गई? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कही गई। वह पूछ सकता है कि ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त किया गया तो कौन सा यहाँ पर अधिनियम लागू होगा? तो होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की गई। कौन सा अधिनियम था? आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आदिवासी क्षेत्रों और संबंधों पर ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो जाएगा। ये बात किस में कही गई? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। वह पूछ सकता है कि भारतीय रियासतों को स्वतंत्रता दी गई, चाहे तो वो भारतीय डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकता है। ये स्वतंत्रता किस अधिनियम में दी गई? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत दी गई। वह पूछ सकता है कि प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून के सुधार करने का अधिकार था। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। पूछ लेगा ब्रिटिश शासन के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। तो कौन सा अधिनियम था हमारा? तो हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। पूछ लेगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया था या नहीं? तो हमारा जवाब होगा हाँ, किया गया था। पूछ सकता है शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कौन से अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो हमारा जवाब हो जाएगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 15 अगस्त 1947 को पूर्व सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रहीं जो उन्हें पहले से प्राप्त थीं। ये बात किस अधिनियम में कही गई? तो हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत का 2 नए डोमिनियन का निर्माण हुआ। इसमें लॉर्ड माउंटेन को नए डोमिनियन भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये बात किस अधिनियम में कही गई? तो ये बात हो जाएगी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब ये जो स्वतंत्रता मिली तो इसके अंतर्गत ये चीज़ें हमें और थोड़ी देखनी है। जो अंतरिम सरकार थी तो उसमें जो सदस्य थे और धारित जो विभाग यानी उनके लिए कौन से विभाग दिए गए, वो चीज़ ये पूछना चाह रहा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इनके लिए परिषद के उपाध्यक्ष राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों के लिए इन्हें बनाया गया। और ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं दूसरे नंबर, तो इनके लिए क्या दिया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया। और राजेंद्र प्रसाद के लिए खाद्य एवं कृषि
का विभाग इन्हें दिया गया, और जान मथाई के लिए उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति का जो है विभाग वो दिया गया। जगजीवन राम जी के लिए क्या दिया गया, तो इनके लिए श्रम विभाग दिया गया। सरदार बलदेव सिंह के लिए कौन सा, तो इनके लिए रक्षा विभाग दिया गया। और CH भाभा के लिए कौन सा विभाग दिया गया, तो इनके लिए कार्य, खानों और ऊर्जा विभाग दिया गया। और लियाकत अली खां के लिए कौन सा विभाग दिया गया, इन्हें वित्त का विभाग दिया गया। और अब्दुल रब निस्तार के लिए कौन सा विभाग दिया गया, तो इन्हें डाक का विभाग दिया गया। और आसफ अली के लिए रेल और परिवहन का विभाग दिया गया। सिराज गोपालाचारी के लिए शिक्षा और कला का विभाग दिया गया। और आई चुंदरीगढ़ के लिए वाणिज्य का विभाग दिया गया। और गजनफर अली के लिए क्या दिया गया, तो उन्हें स्वास्थ्य दिया गया, स्वास्थ्य विभाग। और जोगेंद्र नाथ मंडल के लिए विधि का विभाग दिया गया। अब इसमें एक चीज़ और है कि अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्रवाई परिषद के सदस्य से वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। अब देखते हैं कि जो आगे है स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल, ये तो था अंतरिम सरकार। अब जो स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल बना 1947 में, वो क्या था, तो पंडित जवाहरलाल जो नेहरू हैं उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। राष्ट्रमंडल और विदेशी मामलों और वैज्ञानिक शोध, ये 3 विभाग इन पे दिए गए, 2 विभाग और तीसरा पद। दूसरे नंबर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनके लिए गृह सूचना और प्रसारण राज्य मंत्रालय इनके लिए दिया गया। और राजेंद्र प्रसाद जी के लिए खाद्य कृषि, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के लिए शिक्षा, जान मथाई के लिए रेल परिवहन, RK षणमुखम सेट्टी के लिए वित्त विभाग दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए विधि का विभाग दिया गया, क्योंकि ये जानकार अच्छे थे इसके। जगजीवन राम के लिए श्रम विभाग और सरदार बलदेव सिंह के लिए रक्षा विभाग। राजकुमारी अमृत कौर के लिए स्वास्थ्य विभाग दिया गया। CH भाभा के लिए वाणिज्य और रफ़ी अहमद किदवई के लिए संचार और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए उद्योग और आपूर्ति। और नरहर विष्णु गाडगिल के लिए कार्य और खान और ऊर्जा का विभाग इन्हें दिया गया। अब जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है वह है संविधान का निर्माण, यानी कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो संविधान का निर्माण है, यहाँ से हम बहुत अच्छे से इसके लिए समझेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसको समझो। तो संविधान सभा की जो मांग है वो समझो। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार M.N. राय ने रखा। राय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। संविधान सभा की जो मांग रखी थी वो सबसे पहले किसने रखी, तो वो रखी थी M.N. राय जी ने। कब रखी थी, 1934 में। अच्छा, राय यानी कि जो M.N. राय जो हैं भारत में वामपंथी आंदोलन के कैसे नेता थे, प्रखर नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। जो आधिकारिक रूप है, जो अधिकार के रूप में 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग रखी। तो यहाँ पे जो सवाल बनेगा वो बनेगा कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस वर्ष और किसने रखा, तो हो जाएगा वर्ष थी 1934 और रखने वाले थे M.N. राय। और ये कैसे नेता थे, ये वामपंथी आंदोलन के नेता थे। फिर ये सवाल बनेगा कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग रखी। वो पूछ लेगा कि आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सन में मांग रखी आधिकारिक रूप से, तो वो सन हो जाएगी हमारी 1935।
1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो हमारा भारत अब स्वतंत्र हो गया है तो संविधान का निर्माण जो है उसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान जो सभा है उसके द्वारा किया जाएगा। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी कि जो संविधान सभा चुनी गई तो उसी के द्वारा ये चुनाव हुआ, ना कि कोई बाहरी लोगों से। तो पूछ लेगा वो कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन से मताधिकार का जिक्र किया है, तो वो हो जाएगा संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ये निर्णय या मत इन्होंने रखा, किसने? नेहरू जी ने। नेहरू ने इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। जो नेहरू ने ये मांग रखी थी तो जो ब्रिटिश की सरकार थी, जो ब्रिटेन की सरकार थी, सैद्धांतिक रूप से कि जो सिद्धांत का जो मत है उसके अनुसार इसे स्वीकार कर लिया। और इसी मांग को सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो नेहरू की जो मांग है उसके लिए जो दूसरा प्रस्ताव है, तो दूसरा जो नाम है उसके लिए अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी हम जानते हैं। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के रूप में प्रारूप प्रस्ताव के साथ आए। 1942 का जो मामला है इसमें हुआ ये कि ब्रिटिश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, इन्होंने मंत्रिमंडल के एक सदस्य में स्वतंत्र संविधान निर्माण के लिए ब्रिटेन की सरकार के लिए एक प्रारूप प्रस्ताव रखा और उसके साथ भारत ये आए। सवाल कैसे बनेंगे? सवाल जो बनेंगे वो ऐसे बनेंगे कि अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, तो वो क्या है? तो नेहरू की मांग को अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, जो सैद्धांतिक रूप से उसे स्वीकार कर लिया गया। 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो हैं, उन्होंने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य और स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के रूप में प्रस्ताव रखा था या नहीं? तो आंसर हो जाएगा रखा था। या वो ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि कैबिनेट मंत्री सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने जो मांग रखी थी उसकी संख्या थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1942। नेक्स्ट है कि संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने दो विधानसभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा का निर्माण की योजना को सामने रखी जिसमें मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया गया था। तो ये बात इसमें हो गई। वो ऐसे पूछेगा कि क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत के दो स्वायत्त हिस्सों को बांट दिया जाए या नहीं, तो आंसर हो जाएगा बांट दिया जाए। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन। तो जो संविधान सभा का गठन है, तो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और इस योजना की जो विशेषताएं हैं वो हम समझेंगे। सवाल कैसे पूछेगा कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो आंसर होगा 1946 में।
पहली विशेषता है वो है कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 1989 होनी थी। इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई। तो सवाल पूछ लेगा कि संविधान सभा का जो गठन हुआ तो वो डेट क्या थी, तो वो डेट थी हमारी 1946। और संविधान सभा का जो गठन हुआ तो उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो हो जाएगा 389। इनमें से जो ब्रिटिश भारत में जो सीटों की संख्या थी वो कितनी थी, तो 296। और 93 सीटें कैसी थी, देसी रियासत वाली थी। नेक्स्ट है कि 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन किसके द्वारा होगा, गवर्नरों के प्रांतों और 4 चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों, प्रत्येक में से एक से किया जाना था। तो 296 जो सीट हैं उनमें से 292 सदस्यों का जो चयन है वो 11 गवर्नर के प्रांतों और 4 अन्य मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में से होगी। नेक्स्ट है कि हर प्रांत और देसी रियासतों अथवा छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों को आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई थी। तो संविधान सभा जो थी उसमें सवाल ऐसे बनेगा कि प्रत्येक 10 लाख पर लोगों की सीटों की संख्या कितनी थी, तो आंसर होगा एक सीट आवंटित होनी थी। नेक्स्ट है कि प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख सदस्यों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये 3 समुदाय थे, मुस्लिम, सिख, सामान्य और मुस्लिम और सिख को छोड़कर। सवाल कैसे बनेगा कि ब्रिटिश प्रांत में आवंटित सीटों का निर्माण 3 प्रमुख समुदायों में होना था, उनका अनुपात क्या था, उनका अनुपात किया जाना था। तो इनमें कौन कौन से समुदाय थे, तो समुदाय हो जाएंगे, पहला हो जाएगा मुस्लिम, दूसरा हो जाएगा सिख और सामान्य में मुस्लिम सिख को छोड़कर ये हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधित्व का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीके से मतदान किया जाना था। पूछ लेगा प्रांतीय चुनाव असेंबली में समुदाय सदस्यों द्वारा जो चुनाव है वो किस पद्धति से किया जाना था, तो हो जाएगा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से। नेक्स्ट वो पूछ लेगा कि देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। अतः स्पष्ट होता है कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन प्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया। सवाल कैसे बनेगा, सवाल पूछेगा कि संविधान सभा के रूप में आंशिक रूप से नामांकित निकाय के अलावा सदस्यों का चयन और कौन से प्रांतीय व्यवस्था के सदस्यों द्वारा किया जाना था। ये सवाल गलत हो गया। ऐसे बनेगा कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई जो सरकार है वो किसके अंतर्गत आएगी, तो आ जाएगा संविधान सभा के अंतर्गत। वह पूछ सकता है एक सीमित मताधिकार का जो आधार किया गया है वो है किस आधार पर किया गया, तो हो जाएगा हमारा संविधान सभा के आधार पर। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटें के लिए इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूह और स्वतंत्र निकायों को
सीटें कितनी मिली थी, तो हो जाएंगी 15 सीटें। हालांकि देसी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें नहीं भर पाई क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखा। सवाल कैसे पूछेगा कि 1946 में जो चुनाव हुआ उसमें ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित सीटों की संख्या कितनी थी, तो वो हो जाएगी 246। वो पूछ लेगा कि कांग्रेस के लिए कितनी सीटें मिली, तो कांग्रेस के लिए सीटें मिली 208। मुस्लिम लीग के कितनी सीटें मिली, तो उसके लिए मिली 73। और छोटे समूह और स्वतंत्र निकायों के लिए कितनी सीटें मिली, 15। और आवंटित की गई जो सीटें जो अलग थी उन्हें वो कितनी थी, वो थी 93। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, यद्यपि इसमें प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्र भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों को जगह मिली। किन किन को जगह मिली, इसमें मुस्लिम हुए, सिख हुए, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों को इसमें स्थान मिला। इसमें महिलाएं भी शामिल थी। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दें तो सभा में उस समय भारत की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल थी। तो संविधान सभा में जो अपवाद है वो क्या है कि महात्मा गांधी जो हैं उनके लिए स्थान नहीं दिया गया। तो आज के लिए यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आगे नया जो चालू होगा तो वो नए स्तर से देखेंगे। तो आज के जो कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संविधान सभा की कार्य प्रणाली। यहाँ से हम इसके लिए प्रारंभ करेंगे। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आपके लिए ये सेशन समझ में आया होगा, और जो चीज़ ना समझ पा रहे हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।